What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 10 of our Commerce Pro series और आज हम चैप्टर नंबर 3 यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ चुके हैं, फिर हम लोगों ने मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा, अकाउंटिंग इक्वेशंस पढ़ा। अभी हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भी कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज हम लोग इसके अंदर प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे और फर्दर प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? 3 फंडामेंटल अजम्पशंस मैंने आपको लास्ट क्लास में कराए थे, जिसमें गोइंग कंसर्न, एक्रूअल और कंसिस्टेंसी था। जो आगे के प्रिंसिपल्स हैं वो हम आज कवर करेंगे। बहुत शानदार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, समझने हैं आपको अच्छे तरीके से, फिर आप एग्जैक्टली अपने वर्ड्स में भी लिख के आ सकते हो और जैसे बुकिश लैंग्वेज है वो भी लिख के आ सकते हो। तो मैं आपको समझा दूंगा, फिर आपको कैसे लिख के आने हैं ये आप देख लेना। अपने लैंग्वेज अगर बना सकते हो वैसे लिख देना, अदरवाइज लर्न कर लेना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आगे की प्रिंसिपल समझना स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो बेटा जी यहां से हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे आने वाले कॉन्सेप्ट्स, जो कि रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। 3 कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको लास्ट क्लास में कराए थे, जिसमें कि हमने गोइंग कंसर्न, एक्रूअल और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट समझा था। अभी हम लोग आगे वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं और उसके बाद कन्वेंशंस पढ़ेंगे और चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आ रहा है बेटा वो है हमारे पास बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सर व्हाट इज दिस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? तो देखो यार, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो बिजनेस है उसकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है और जो ओनर है उसकी सेपरेट आइडेंटिटी है। देखो आपने देखा होगा हर बिजनेस का खुद का अपना नाम होता है। अगर कोई हॉस्पिटल है तो वो अपने नाम से जाना जाएगा, उसके ओनर से कोई मतलब नहीं है। स्कूल है, कॉलेज है, सबके अपने अपने अलग अलग नाम होंगे, अपनी अपनी अलग अलग पहचान होंगी। यही कारण है कि बिजनेस अपने नाम से लोन ले सकता है, बिजनेस अपने नाम से किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, बिजनेस अपने नाम से प्रॉपर्टी ले सकता है। तो बिजनेस की अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है? द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजर्स एंड अदर्स। इन अदर वर्ड्स, द ओनर ऑफ अ बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस ही ओन्स। बिजनेस की अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, बिजनेस की अपनी अलग पहचान होती है। यही कारण होता है कि जो ओनर कैपिटल लगाता है बिजनेस में, तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर कैपिटल लाइबिलिटी क्यों? अरे बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी ही है ना। बिजनेस को तो ऐसा लगता है हमने बोरो करा है पैसा, फ्यूचर में वापस करेंगे जब बिजनेस बंद होगा। तो इसीलिए हम लोग कैपिटल को कहां पे कंसीडर करते हैं? एक लाइबिलिटी में कंसीडर करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? अगला कॉन्सेप्ट कौन सा होता है बच्चों? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस, देयर आर लॉट ऑफ हैपनिंग्स अराउंड बिजनेस। बहुत कुछ चल रहा होता है। कभी वर्कर स्ट्राइक पे है, कभी मैनेजर वर्कर की लड़ाई झगड़ा हो गई है, कभी कोई सेल हो रहा है, कोई परचेज हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। तो हम बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड क्या करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे बेटा जी सिर्फ वो चीजें जो मेजर हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि सेल, परचेज, प्रॉफिट, लॉस। ये सारी चीजें जो हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। अब मेरा मूड अच्छा नहीं है, मैं अच्छे से सामान नहीं बेचूंगा, आज नुकसान तो हुआ है, लेकिन मूड अच्छा नहीं है, इसको पैसे की टर्म्स में कैसे मेजर करूं? कर ही नहीं सकता। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन एक बिजनेस अपनी रेपुटेशन, अपनी गुडविल, जिससे उसको बहुत फायदा होता है। आपका बिजनेस अपनी रेपुटेशन, अपने नाम की वजह से बहुत पैसा कमाता है, लेकिन वो कभी भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि मनी की टर्म्स में मेजर ही नहीं कर सकते। तो जितनी भी चीजें सिर्फ मनी की टर्म्स में मेजर हो सकती हैं अकाउंट्स में, सिर्फ वही लिखी जाती हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग विच आर केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक हो गया बच्चों? नेक्स्ट आ रहा है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? देखो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि नॉर्मली तो आपका बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया, प्रॉफिट करा, लॉस किया, या किस तरीके से उसने आपको फायदा पहुंचाया या नुकसान पहुंचाया, वो तब पता चलेगा जब आपका बिजनेस क्लोज डाउन हो जाएगा, जब आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन क्या हम तब तक अपना पैसा डुबवाते रहेंगे अगर हम लॉस में जा रहे होंगे? या हम तब तक क्या पैसा बचाते ही रहेंगे अगर प्रॉफिट में ले जा रहे होंगे? भाई घर भी तो लेके जाना है, खर्चे भी तो करने हैं।
इसीलिए हम लोग बिजनेस में एक पीरियड ले लेते हैं जिसको हम जनरली 1 साल कंसिडर करते हैं, और वो शुरू होता है 1 अप्रैल से, खत्म होता है 31 मार्च पे। इसी को हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। तो हम अपनी बुक्स को हर साल के हिसाब से मेंटेन करते हैं। तो हमने एक टाइम पीरियड कंसिडर कर लिया 1 साल, और हम सारा हिसाब किताब अब 1 साल के हिसाब से करते हैं। सर क्या हम इसको 6 महीने भी कर सकते हैं, 3 महीने भी कर सकते हैं? बिल्कुल, ये आपकी इच्छा है, 3 महीने भी कर सकते हो, 6 महीने भी कर सकते हो। लेकिन एक जनरल टर्म्स में हमारे इनकम टैक्स एक्ट में भी कितना टाइम पीरियड बोला गया है? 1 साल। तो हम लोग क्या करते हैं, हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, हर साल इनकम और एक्सपेंसेस को कंपेयर करते हैं, हर साल टैक्स अकाउंटिंग करते हैं। तो ये जो हम 1 साल के पीरियड के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। एज द बिजनेस इज इंटेंडेड टू कंटिन्यू इनडेफिनिटली, बिजनेस तो इनडेफिनिटली चलता रहेगा, गोइंग कंसर्न है। ट्रू रिजल्ट ऑफ बिजनेस can be ascertained only when the business is completely wound off, but ascertainment of profit after a very long period will be of little use, आपके काम ही नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें हमारा रिजल्ट पता लगे फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे। तो हम एक साल का टाइम पीरियड कंसिडर करते हैं, विच यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड यूजुअली एंड्स ऑन 31 मार्च। इसको हम क्या बोल देते हैं? फाइनेंशियल ईयर, और अकॉर्डिंगली अपनी बुक्स बनाते हैं। ठीक है। चौथा कौन सा होता है बच्चों? कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हम किस तरीके से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने एसेट्स का वैल्यूएशन करेंगे। यानी मैंने अगर कोई गाड़ी खरीदी है, मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी है, मैंने कोई फर्नीचर खरीदा है, तो उसको वैल्यू किस बेसिस पे करूंगा? कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बेसिस पे करूंगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि फर्क नहीं पड़ता कि एक एसेट का वैल्यू कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, एक बार जब आपको रिकॉर्ड करना है उसको, तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। यानी कि अगर मैंने कोई एसेट खरीदा है और उसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, या फिर डेप्रिसिएशन लग रहा है, हर साल घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, तो वो जो वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है वो सब्सीक्वेंट अकाउंटिंग में हम करेंगे। यानी कि अगर मैंने कोई गाड़ी ली है आज 1 लाख रुपए की, उसका कॉस्ट मुझे 1 लाख पड़ा, टोटल सारे खर्चे मिला के 1 लाख की मुझे गाड़ी पड़ी, तो मैं अपनी बुक्स में उसको 1 लाख रुपए की लिखूंगा। अगले साल उस पर सपोज 10% डेप्रिसिएशन है, तो 1 लाख का 10%, 10,000 वैल्यू कम हो जाएगी, गाड़ी 90,000 की दिखाऊंगा बुक्स में। अगले साल फिर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 10%, 90,000 का 10%, 9,000 डेप लगाऊंगा, 81 की बुक्स में एसेट की वैल्यू दिखानी चाहिए। तो वैल्यू जो सबसे पहले दिखानी है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखानी है। तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है एसेट इज ऑर्डिनरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड। जिस प्राइस पे एसेट को एक्वायर करा गया है उस प्राइस पे दिखाना है। फिर इस कॉस्ट के बेसिस पे हम फर्दर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन की, एप्रिसिएशन की करते हैं। ठीक है जी, ये भी समझ गए? चलो सर, नेक्स्ट इज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये बोलता है बच्चों कि हर ट्रांजैक्शन का कम से कम 2 साइड इंपैक्ट होगा। आप अकाउंटिंग इक्वेशन बना के आए हो, तो पूरे अकाउंटिंग इक्वेशन में आप देखते थे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल का फॉर्मूला एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी लेन देन हो, हम हमेशा 2 जगह पे होता है। मैंने आपको पैसा दिया, मेरे पास से गया, आपके पास आया। मैंने बिजली का बिल भरा, मेरे पास से गया, बिजली वालों के पास आया। मुझे फीस मिली, किसी की जेब से गई, मेरी जेब में आई। तो हर जगह कम से कम 2 जगह इंपैक्ट होगा ही होगा। इस सिस्टम को बोला जाता है द डबल एंट्री सिस्टम। यानी एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट भी जरूर होगा। ये हम जर्नल एंट्रीज में भी अभी आगे सीखेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लो कि अकाउंटिंग में जितनी भी चीजें होंगी वो सब डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से बनी जाएंगी। यानी जब कोई चीज डेबिट होगी तो कोई ना कोई क्रेडिट भी जरूर होगी। तो देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग अ डुअल एस्पेक्ट। कम से कम 2 जगह इंपैक्ट करेगा। इन अदर वर्ड्स एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। इफ वन इज डेबिटेड अदर मस्ट बी क्रेडिटेड। और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, चलो सर, नेक्स्ट आ रहा है बच्चे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलता है कि आप रेवेन्यू को किस दिन रिकॉग्नाइज करो, यानी रेवेन्यू को किस दिन अपनी बुक्स में लिखो। तो देखो, मैं मानता हूं कि मैं कपड़ा बेचता हूं, मैं एक गारमेंट व्यापारी हूं, मुझे एक ऑर्डर मिलता है 4 मई को। 4 मई को ऑर्डर मिलता है। मैं क्या करता हूं, 10 मई को इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देता हूं। इसका मतलब मैं अब माल भिजवा देता हूं, सब कुछ सेल कर देता हूं,
और 15th ऑफ मे को मुझे मनी मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, मनी इज रिसीव्ड। तो देखो बच्चों 3 डेट्स हैं, 4 मई जब ऑर्डर मिला, 10th में जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और 15th में जब पैसा मिल गया। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भैया रेवेन्यू किस दिन रिकॉग्नाइज करा जाए, इस दिन या इस दिन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो 10th मई पे, जिस दिन आपने ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी, जिस दिन आपने एग्जीक्यूशन कर दिया, आपने अपनी तरफ से काम कर दिया। भैया आपका माल तो 10 को बिक गया ना, पैसा तो बाद में भी आ सकता है, पैसा तो मरता भी है, दैट डजंट मीन कि मैं सेल ही ना लिखूं। तो रेवेन्यू किस दिन रिकॉग्नाइज करना है, जिस दिन आपने क्या कर दिया है, जिस दिन आप लोगों ने अपनी तरफ से ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, मालिकाना अधिकार ट्रांसफर कर दिया। मैंने अगर सेल करा तो इस माल का मालिक अब सामने वाला है जिसको बेचा। तो जिस दिन ये काम हो उस दिन आपको अल्टीमेटली रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज डिटरमाइंस द टाइम और द पीरियड इन विच द रेवेन्यू इज रियलाइज्ड। रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड। डीम्ड का मतलब है मान लिया जाता है कि रियलाइज हो गया जब टाइटल या फिर ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड। ठीक है, परफेक्ट है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज नॉट रिलेटेड विद द रिसिप्ट ऑफ कैश। रिसिप्ट ऑफ कैश से मतलब नहीं है, जिस दिन हमने अपने पास से एग्जीक्यूशन कर दिया हमारी तरफ से रिकॉग्निशन हो गया। नेक्स्ट आता है बच्चों मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज दिस मैचिंग कॉन्सेप्ट? तो देखो यार, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है, इसके लिए भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल ये पेन है बच्चों, मैं 10 पेन खरीद के लाया और कितने का एक है, 10 रुपए का एक है। 10 पेन और 10 रुपए का एक, तो 100 रुपए का टोटल मेरा एक्सपेंस हो गया। 100 रुपए का मेरा टोटल एक्सपेंस हो गया बच्चों। 10 पेन है और 10 रुपए का एक है, तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया मेरा, 100 रुपए। अब मैंने क्या करा, इन पेन्स में से 5 पेन सेल कर दिए, 5 पेन बेच दिए। कितने का एक, ये तो मेरे एक्सपेंस है। 5 पेन मैंने बेच दिए 8 रुपए के हिसाब से। 5 पेन मैंने बेच दिए, या इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूं, मैंने 5 पेन बेच दिए 12 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो अगर मैंने 5 पेन 12 रुपए के हिसाब से बेचे तो मुझे कितनी इनकम हुई, 60 रुपए। 60 रुपए की इनकम हो गई। तो जल्दी से फटाफट से जरा वीडियो को पॉज करो। 100 का मेरा खर्चा हुआ था, 60 रुपए की मेरी इनकम हुई। वीडियो पॉज करो और मुझे फटाफट से बताओ मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। मैं देखना चाहूंगा आप में से किसका कितना कितना दिमाग चलता है। जल्दी से पॉज करो और कॉमेंट में लिख दो सर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। मेरा 100 रुपए का खर्चा हुआ था और मेरा 60 रुपए का इनकम हुआ है, तो आपको बताना है मैं प्रॉफिट में हूं या मैं लॉस में हूं। अब अगर आपने ऐसा सोचा बच्चों कि हमारा 100 रुपए का खर्चा है, 60 रुपीज की इनकम है और 40 रुपीज का लॉस है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये 100% गलत है बच्चों। हमें यहां पे मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है बच्चों कि अपनी इनकम देखो कितनी है। इनकम है सर 60 रुपीज। ये कितने पेन से हुई थी आपको इनकम, ये हुई थी मुझे 5 पेन से। तो अगर 5 पेन से इनकम हुई 60 रुपए, तो मैं खर्चा भी 5 ही पेन का कंपेयर करूंगा इससे। खर्चा 10 पेन का क्यों कंपेयर कर रहा हूं? अगर मैं 5 पेन की इनकम देख रहा हूं तो खर्चा भी तो 5 ही पेन का मैच करना चाहिए ना इसके साथ। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 5 पेन कितने के हैं, 5 × 10 50 रुपीज के। तो 60 की इनकम, 50 का खर्चा, तो 10 रुपए का प्रॉफिट है। ये करेक्ट एस्टिमेशन हुआ है प्रॉफिट का। तो कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली मैंने 60 की इनकम को 50 के एक्सपेंस के साथ मिलाया? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भैया अगर करेक्ट डिटर्मिनेशन करना है नेट प्रॉफिट का, तो आपको सिंपली वो सारे खर्चे which are applicable to revenue of the period should be charged against that revenue। यानी आप ये देखो कि जो रेवेन्यू हुआ है उसके अगेंस्ट कितने खर्चे हुए हैं उनको कंपेयर करो, तब आपको एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है बेटा? मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया। इसके बाद वी हैव ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ये बहुत बेसिक है, इसको हम ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भैया आपकी अकाउंटिंग में किसी भी प्रकार का कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, हर चीज़ बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए और हर चीज़ के आपके पास सबूत होने चाहिए। बेसिकली कि अगर आपने अपनी बुक्स में दिखाया है कि हमने फर्नीचर खरीदा 1 लाख का, तो उसका बिल होना चाहिए। अगर तुमने दिखाया है कि इसको इतना चेक दिया, तो उसका सबूत होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी हैविंग कुछ ना कुछ प्रूफ फॉर दैट।
ठीक है, तो क्या है, दिस अकाउंटिंग रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस of either management or the accountant who prepare it. It is possible only when each transaction is supported by verifiable documents, जैसे मेमो हो, इनवॉइस हो, सेल्स बिल हो, पेन स्लिप हो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों जो हमारी हेल्प करते हैं अकाउंटिंग करने में। समझ में आया सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स? चलो सर, अब हमारे पास आ रहे हैं बच्चों अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस में मैंने आपको बताया था कि ये सब मान्यताएं होती हैं। कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे पास साइंस के थ्रू या साइंटिफिकली धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से बने हुए कॉन्सेप्ट्स। कन्वेंशंस क्या है? ये बेस्ड होते हैं कन्वेंशंस पे, यानी अपनी अपनी मान्यताएं जो जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, है ना। ये कंसेंट से, कॉमन कंसेंट से बनाए गए हैं, जरूरी नहीं है कि ये फॉलो हो, और ये अलग अलग भी हो सकते हैं। मतलब जैसे मैं आपको अभी 3 कन्वेंशंस पढ़ाऊंगा, कोई फॉलो करेगा, कोई हो सकता है दूसरा वाला फॉलो करे, हो सकता है कोई पहला वाला फॉलो करे, तो ये अलग अलग हो सकते हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस में क्या फर्क है। सबसे पहले लीगल पोजीशन की बात करते हैं। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की बच्चों लीगल एक्सेप्टेंस है, ये लीगली एक्सेप्टेबल होते हैं। कन्वेंशंस जो है ये बस गाइडलाइंस हैं, कस्टम पे, यूजेज पे या जनरल एग्रीमेंट पे। एज पर लॉ कुछ ऐसा नहीं है कि इनको फॉलो करना ही करना है, ये तो गाइडलाइंस है। सब अकाउंटेंट्स ने माना कि हम करेंगे तो करेंगे, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगला पॉइंट है बच्चों रिकॉर्डिंग वर्सेस फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। देखो जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है ये बेसिक असम्पशंस हैं जिसके बेसिस पे फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करे जाते हैं और मेंटेन करे जाते हैं। और कन्वेंशंस क्या है? ये बेसिकली फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फॉलो करे जाते हैं। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, तो वहां पे चलता है कि आपका क्या कस्टम है, आप क्या मान के अकाउंट्स बनाते हो। तो ये बेसिकली फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में आके इंटरेक्ट करते हैं और इनका काम होता है बेसिक से, रिकॉर्डिंग के टाइम से, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या कितना इंपॉर्टेंट है? तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही रूल्स हैं और ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद आता है बच्चों रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट, यानी पर्सन टू पर्सन क्या डिफर करेगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई रोल नहीं है पर्सनल जजमेंट का, लेकिन यहाँ पे पर्सनल जजमेंट एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। वो पर्सन टू पर्सन अपना अपना ओपिनियन, अपने अपने ट्रेडिशंस, अपने अपने कस्टम्स हो सकते हैं। उसके बाद यूनिफॉर्म अडॉप्शन। अब देखो यूनिफॉर्म अडॉप्शन होता है कॉन्सेप्ट्स का, वहाँ पे कोई यूनिफॉर्म अडॉप्शन नहीं है। मैंने आपको बोला मैं अभी आपको 3 कन्वेंशंस पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्मिटी है, पूरे भारत में एक ही फॉलो हो रहा है, नहीं, अलग अलग हो सकता है। पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, पर्सनल जजमेंट हो सकता है, ठीक है जी। चलो सर, 3 कन्वेंशंस हैं बच्चों हमारे पास, कौन कौन सी? फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी और कंजर्वेटिज्म। अब मैं आपको एक बार ये बता दूं कि फुल डिस्क्लोजर क्या है और मटेरियलिटी क्या है। देखो बच्चों ये कन्वेंशंस हैं। फुल डिस्क्लोजर ये बोलता है कि हमारे हिसाब से ईच एंड एवरीथिंग विच मे बी यूजफुल फॉर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी ये बोल रहा है कि भैया मेरा मानना तो ये है कि जो भी चीज अकाउंटिंग यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो भी चीज यूजर्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जो भी यूजर्स के काम की चीज हो सकती है, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, इट शुड बी रिकॉर्डेड। यानी हर चीज का फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। अकाउंट्स के अंदर हर चीज फुल्ली लिखनी है, चाहे वो आपको लग रहा है बहुत छोटी है तब भी लिखनी है। इसके एग्जांपल्स होते हैं बेटा कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज। अब सर ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज क्या है? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज होती हैं बच्चों जो अभी श्योर नहीं है कि ये हमारी लाइबिलिटी होगी भी या नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी फर्म के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, सामने वाली पार्टी हमारे से 5 लाख रुपए का कंपनसेशन मांग रही है, हमने बोला हम तो नहीं देंगे, हमने कुछ करा ही नहीं, हम क्यों दे भाई। सामने वाले ने कोर्ट केस कर दिया, अब केस चल रहा है, हम अगर जीत गए हमें कुछ नहीं देना, हम अगर हार गए तो हमें 5 लाख रुपए या कोर्ट जितने बोलेगा उतना देना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी हमारी होगी या नहीं होगी ये तो कोर्ट के जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। ऐसी लाइबिलिटी को बच्चों कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। फुल डिस्क्लोजर बोलता है ये भी आपके यूजर्स को पता होना चाहिए कि आपके ऊपर कितने कोर्ट केस चल रहे हैं, ये भी आप लिखो। तो ये फुल डिस्क्लोजर ये बोल रहा है कि भैया हर चीज जो कहीं ना कहीं आपके यूजर्स के लिए जानना इंपॉर्टेंट है। सर कौन से यूजर्स? कोई भी हो सकते हैं, इन्वेस्टर, बैंकर, क्रेडिटर, कोई भी हो सकता है। आप हर चीज लिखो, इसको बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर। तो हम कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी अपनी बैलेंस शीट में ना लिख के अलग से नोट्स में दिखाते हैं बच्चों, सेपरेटली दिखाते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट लाइबिलिटी तो नहीं है ना ये मेरी, तो जब होगी तब लिख दूंगा। फिलहाल हम नोट्स में इसको दिखा देते हैं, ये फुल डिस्क्लोजर है। इसका एक्सेप्शन होता है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या बोलता है? सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, जो मटेरियल लग रहा है,
जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो दिखाओ। छोटी मोटी चीज़ें जो आपको लग रहा है कि अभी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब कुछ लोग फुल डिस्क्लोजर को फॉलो करते हैं, कुछ लोग मटेरियलिटी को फॉलो करते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मान्यता है, राइट। पहले ये दो पढ़ा देता हूं, फिर ये पढ़ा दूंगा कंजर्वेटिज्म। देखो बच्चों, फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है? दिस कन्वेंशन रिक्वायर्स दैट ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड। हर चीज अच्छे से दिखानी है, जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं ऑनर के लिए, क्रेडिटर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, अदर्स के लिए, सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा। ये बोलता है फुल डिस्क्लोजर। मटेरियलिटी एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर का, ये फुल डिस्क्लोजर से थोड़ा सा अलग चलता है। ये क्या बोलता है? आइटम्स हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट, जो इररिलेवेंट है, जिनका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है, टू द यूजर्स नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड, इनको दिखाने की जरूरत नहीं है। An item should be regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision। ये बोल रहा है कि अब मटेरियल किसको माने और किसको इमटेरियल माने। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके इन्वेस्टर का, आपके मैनेजमेंट का डिसीजन इस चीज से चेंज हो सकता है, तो वो मटेरियल है। अगर ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर इस चीज पे ध्यान भी नहीं देगा, मैनेजमेंट इस चीज पे ध्यान भी नहीं देगा, उनको शायद लगेगा क्या छोटर पोटर चीजें, तो वो आपके लिए मटेरियल नहीं है। तो मटेरियलिटी बोलता है सिर्फ वो दिखाओ जो इंपॉर्टेंट है, फुल डिस्क्लोजर बोलता है सब दिखाओ। लास्ट आता है बच्चों हमारे पास कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म हम लोग वैसे भी वर्ड कई बार यूज करते हैं, बोलते हैं ना कंजर्वेटिव है बहुत ज्यादा। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस का मतलब होता है बच्चों प्लेइंग सेफ। हमें सेफ खेलना है, हमें रिस्क नहीं लेना। अब यहाँ पे सर रिस्क नहीं लेना से क्या मतलब है? देखो बच्चों, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू दोनों की बात करते हैं। कंजर्वेटिज्म ये बोलता है भैया, अगर आपको कोई पैसा मिलने वाला है, आपको लग रहा है कि कोई पैसा मिलने वाला है, तो पैसा जब मिल जाएगा तब खुश होना, पहले खुश होने की जरूरत नहीं है। यानी एक इनकम जब एक्चुअल में इनकम हो जाएगी तब आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है, तब आपको खुश होना है। ठीक है, देखो जैसे क्या लिखा हुआ है, ऑल द एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। अगर कोई भी अनरियलाइज्ड गेन है, अगर कोई भी एंटिसिपेटेड गेन है, जो होने वाला गेन है, शायद हो शायद ना हो, उसको आप इग्नोर कर दो। लेकिन अगर हम खर्चे की बात करें कि अगर कोई होने वाला खर्चा है जो मुझे लग रहा है शायद आज से 1 साल बाद खर्चा हो, उसका आज से ही हिसाब किताब करना शुरू कर दो, उसकी तैयारी आज से ही करनी शुरू कर दो। अगर मुझे अगले साल टैक्स भरना है, उस टैक्स के लिए अभी से पैसा जोड़ना शुरू कर दो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी हम टैक्स के लिए अभी से पैसा जोड़ रहे हैं। तो आप देखो मैं सेफ खेल रहा हूं या नहीं खेल रहा हूं। अगर कोई खर्चा है, मुझे लग रहा है 1 साल बाद आएगा, तो मैं अभी से उसकी तैयारी कर रहा हूं। लेकिन इनकम के केस में मुझे लग रहा है 1 साल बाद होगी, तो जब होगी तब खुश होऊंगा, अभी से खुश नहीं होना। तो मैं तो बहुत सेफ चल रहा हूं, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। तो कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस क्या बोलता है? सारे के सारे एंटिसिपेटेड लॉसेस, यानी जो शायद फ्यूचर में हो, उनको रिकॉर्ड कर लो अपने बुक्स में, उनके हिसाब से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ। लेकिन एंटिसिपेटेड गेन्स या अनरियलाइज्ड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। ठीक हो गया? परफेक्ट है जी, समझ में आ गया। तो इस तरीके से बच्चों ये कुछ कन्वेंशंस हैं। कन्वेंशंस कितने हो गए? फुल डिस्क्लोजर हो गया, मटेरियलिटी हो गया, और कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस हो गया। प्रूडेंस की वजह से ही बच्चों हम लोग अपने क्लोजिंग स्टॉक को, देखो जो साल के लास्ट में मेरे पास माल बच जाता है, साल के लास्ट में जो मेरे पास माल बच जाता है उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को हम कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस, जो भी कम है उस पे दिखाते हैं बेटा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सर क्यों? सपोज आपने आज दिखा दिया कॉस्ट पे और वो ज्यादा थी, कल आपके स्टॉक की वैल्यू कम हो जाए तो लॉस हो जाएगा ना। अब ये क्या बोलता है? पहले से ही तैयारी करके चलो। तो आप लेस वाली वैल्यू दिखाओ ना पहले ही। अगर ज्यादा पे बिक गया तो अच्छी बात है, फ्यूचर में ज्यादा पे बिकेगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, लेकिन लॉस के तो अभी से तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए कई बार आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में किस वैल्यू पे दिखाते हैं। तो हम बोलेंगे कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू जो भी कम होगा, या रियलाइजेबल वैल्यू जो भी कम होगा। कौन से कॉन्सेप्ट के बेसिस पे? प्रूडेंस के बेसिस पे या कंजर्वेटिज्म के बेसिस पे। तो ये था बच्चों हमारा एक चैप्टर नंबर 3, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई गेस आप लोगों को ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और हमारा ये वाला वीक भी ख़त्म होता है, कल संडे है, आप लोग आराम से रेस्ट करो, रिवीजन करो।
मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग कुछ और नए चैप्टर्स कवर करेंगे, कुछ और अच्छी चीज़ें कवर करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी अकाउंटेंसी को आगे बढ़ाएंगे। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, डे वाइज हम चल रहे हैं, डे 10 का काम हो चुका है, डे 11 ऑनवर्ड्स यानी मंडे ऑनवर्ड्स बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नई आ जाएंगी। ऑलराइट, thank you so much everyone for joining in. I'm gonna see you all super soon. Till then, take care. See ya. Bye bye. Keep growing and keep glowing.